प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। वे बांग्लादेश और अमेरिका को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आखिरकार बढ़त हासिल करने में सफल हो गए हैं। अब मोदी सरकार अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रही है जो उसे सबसे अच्छी तरह से आती है। अमेरिका की सरकार और डीप स्टेट इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ने अमेरिका को संदेश दिया है कि वो अपनी सीमा में रहे, नहीं तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में मेरे मन में कुछ ऐसे बातें हैं कि अब कुछ लोग कहने लगे हैं, ये उनकी ख्याली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। वे बांग्लादेश और अमेरिका को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आखिरकार बढ़त हासिल करने में सफल हो गए हैं। और जो लोग ऐसे ख्याली लोग हैं जो सोच रहे हैं, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। मोदी कोई वैसे नेता नहीं है, लालू पंजू नहीं है जिन्हें छोटी मोटी गलतियां से रोका जा सके। वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है जो जानते हैं कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है और वे केवल वही करते हैं जिससे उनको देश को फायदा हो। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका और उसके डीप स्टेट भारत और उसके आसपास कैसे काम कर रहे हैं। अब मोदी सरकार अमेरिका को उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रही है जो उसे सबसे अच्छी तरह से आती है। किससे कहानियां की मोड़ पर भारत ने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है और अमेरिका को सबक सिखाया है। मित्रों, कुछ दिन पहले NSA अजीत डोवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रूस यूक्रेन मुद्दे पर पुतिन को भारत की शांति योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन असली जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक खेल पर्दे के पीछे खेला गया है। कल चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री S जयशंकर की इस टिप्पणी के बाद कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपना डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम्स का 75% समाधान कर लिया है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में विघटन को महसूस किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। अलग से डोवाल बांग थी चीन के विदेश मंत्री। उनकी बैठक में चीन ने कहा कि वे दोनों देशों की प्रमुखों द्वारा पहुंची आम सहमति को लागू करने, आपसी समझा और विश्वास को बढ़ाने, निरंतर संचार बनाए रखने और संबंधों को बढ़ा देने के लिए परिस्थितियों बनाने पर सहमति हुए। सेंट पीटर्सबर्ग में इस बैठक के दौरान सूत्रों ने बताया कि चीन को बांग्लादेश की कुछ हिस्से एक ईसाई राज्य बनाने को अमेरिका की योजना के बारे में जानकारी दी गई है। भारत और चीन दोनों इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन मित्रों, खेल यहाँ नहीं खत्म होता है। अमेरिका जो राहुल गांधी का इस्तेमाल करके मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत चिंतित हो गया है। अमेरिका चिंतित है क्योंकि नंबर 1 है कि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत पुतिन से मिलेगा और वास्तव में शांति योजना पेश करेगा। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में सुधार हुआ। दूसरा, अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन कभी अपने रिश्ते सुधारने पर सहमति होंगे, वो भी रूस के जरिए। तीसरा, एक चीज जो अमेरिका कभी नहीं देखना चाहता वो है कि भारत, रूस और चीन के बीच एकता। अमेरिका की सरकार और डीप स्टेट इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ने अमेरिका को संदेश दिया है कि वो अपनी सीमा में रहे, नहीं तो
हमारे पास दूसरे विकल्प भी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डीप स्टेट अब चुप बैठेगा कम से कम कुछ समय के लिए और अमेरिका भारत की शर्तों पर काम करने के लिए सहमत हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ब्रिक्स के 3 सदस्य देश भारत, रूस और चीन एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा कर रहे हैं। वे दुनिया के लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, उनका गठबंधन अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ आपसी सम्मान के साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्या ये यूएसए के लिए फायदेमंद होगा? ये सवाल है। ब्रिक्स के साथ भारत की भागीदारी को वैश्विक शक्ति गतिशीलता में व्यापक बदलावों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जिसके शीर्ष पर अमेरिका था, तेजी से एक बहुध्रुवीय दुनिया का रास्ता दे रहे हैं। इस विकसित वैश्विक परिदृश्य में भारत जैसे क्षेत्रीय शक्तियों खुद को मुखर करने और वैश्विक शासन को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। ब्रिक्स भारत को अन्य उभरती शक्तियों, विशेष रूप से रूस और चीन के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जो दोनों ही अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक संस्थाओं के प्रति भारत की संदेह को साझा करते हैं। ब्रिक्स और पश्चिमी दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाकर भारत खुद को विभिन्न शक्ति केंद्रों के बीच एक सेतु के रूप में स्थापन कर रहा है, जो किसी एक पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना कई ब्लॉकों के साथ जुड़ने की सक्षम है। ब्रिक्स में भारत की भागीदारी रणनीतिक स्वायत्तता की इसकी इच्छा को भी उजागर करता है, जबकि अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। विशेष रूप से रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत किसी भी वैश्विक संगठन में जूनियर पार्टनर बनने से बचने का इच्छुक है। इसके बजाय यह एक स्वतंत्र भूमिका निभाने, कई शक्ति केंद्रों के साथ जुड़ने और अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने भागीदारी का लाभ उठाने का प्रयास करता है। अमेरिकी प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में भारत द्वारा ब्रिक्स का लाभ उठाना एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उसके बढ़ते आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। मित्रों, ब्रिक्स में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत न केवल वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना चाहता है, बल्कि तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का दावा भी करना चाहता है। अमेरिका और पश्चिम के साथ मजबूत संबंध रखते हुए ब्रिक्स के साथ भारत का जुड़ाव एक अधिक संतुलन और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां उसके जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। क्योंकि वैश्विक शक्ति गतिशीलता में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका बढ़ने की संभावना है, जो उसी अपनी विदेश नीति की उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा विश्व मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।